सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्जुना's पीस ऑफ माइंड। और आज का हमारा टॉपिक वो है जो मेरा फोर्टे है, मेरी स्पेशलिटी है, और वो है म्यूजिक। तो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जो कि जिनको आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे। बॉलीवुड में काफ़ी नामचीन सिंगर है वो। और उनसे हम लोग बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और उनका जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है पंचायत सीरीज में उसके बारे में। सो लेट्स वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड एन अमेजिंग सिंगर दिव्य कुमार। तो भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट। क्यों हमारा मिलना ऐसे हो रहा है इतने सालों के बाद, वर्चुअल दुनिया में मीटिंग हो हाँ, रही है। रियली हैप्पी टू बी हियर। तो ब्रो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। उसके बाद हम उस सेगमेंट पे भी आएंगे जब हम मिले थे और हमने कुछ काम किया था साथ में, जो फिल्मों का और वो सब। बट यू आर फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, है यस। ना? तो टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। किस तरह से, क्या व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस? कैसे क्या था, मतलब घर पे कैसा था, बचपन स्कूल में कैसे थे? वो मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि पढ़ाई में नंबर कितने आते थे। टॉपर था भाई, ऊपर से कि नीचे से? म्यूजिकल फैमिली में पैदा हुआ। मेरे दादाजी पंडित शिवराम जी, जिन्होंने म्यूजिक हमको विरासत में दिया। एंड वो मतलब बॉम्बे में ही उन्होंने काफ़ी काम किया बहुत सालों पहले। मतलब आई थिंक ये हमारी फोर्थ जनरेशन है जो बॉम्बे में म्यूजिक सर्व कर रही है बॉलीवुड को। और उनकी वजह से ये म्यूजिक हमारी फैमिली में आया। और उनके जितने भी बच्चे थे वो सारे ही म्यूजिशियंस, इंक्लूडिंग माय डैड। मेरी मेरी आंटीज जो भी हैं, बुआएं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, सारे ही बॉलीवुड में ही सालों से काम करते आ रहे हैं। एंड वही एनवायरनमेंट में मैं पैदा हुआ। एंड बिकॉज मेरे डैड म्यूजिशियन थे, उनके साथ में मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स देखी 90s की। बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में मैं जाता था और मुझे हमेशा रिदम मुझे बहुत एक्साइट करता था, बिकॉज मेरे डैड एक रिदमिस्ट हैं। ढोलक तबला उन्होंने मतलब बहुत सारी 90s की आई थिंक ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में उन्होंने बजाया। एंड तो मुझे वो रिदम बड़ा एक्साइट करता था, मुझे ड्रम का बड़ा शौक था। तो जैसे ही बड़ा होते गया, रिदम नेचुरली मेरे अंदर वो म्यूजिक और जो भी थोड़ा बहुत सुर में गाना, जो घर में बच्चे म्यूजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको वो थोड़ा सा एक सुर मिल ही जाता है उनको। तो वैसे मैं बड़ा हुआ और बड़े होते होते मेरा ड्रम में इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा। बट एक टाइम आया जब मैं वैसे ही, हम लोग घर में गुनगुनाते रहते हैं और फिर वो मम्मी ने सुन लिया और उसको लगा कि यार ये तो अच्छा गाता है। तो वहाँ से सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई जब मैं करीबन 7 या 8 साल का था। और बस मम्मी पापा, बिकॉज ऑल वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा वॉल्टर्स होते थे तो पापा बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। लेकिन मम्मी ने यहाँ पे इनिशिएटिव ले लिया कि बेटे को सिंगर बनाएंगे। एंड वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और बहुत सारे ऑडिशंस, बहुत सारे ऐसे शोज होते थे बच्चों के, लाइव स्टेज शोज, जहाँ बहुत सारे बच्चे परफॉर्म करते थे। तो वहाँ पर मुझे ऑडिशंस कराए और उसके थ्रू मुझे काम करने का मौका मिला विद कल्याण जी, आनंद जी। उनका एक ग्रुप था लिटिल वंडर्स, उसमें मेरे को मौका मिला जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स आज के, वहीं से उनकी शुरुआत हुई है। सुनिधि चौहान, जावेद अली, श्रेया घोषाल, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आदित्य नारायण। तो वहाँ पे मुझे गाने का मौका मिला। एंड सो या वहाँ से मेरी जर्नी एज ए सिंगर शुरू हुई। और बिकॉज म्यूजिकल फैमिली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पढ़ाई से नहीं थी मेरे से, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। तो स्कूल की अगर बात करें तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था मैं। और बड़े होते होते वो एवरेज से भी थोड़ा नीचे आने लगा। तो मैंने सोचा कि भाई एक सीट किसी की वेस्ट ना करते हुए करियर अपना बनाना शुरू कर दो। जो जो गिफ्ट में मिला है उसको अहमियत दे के अ, उसको आगे लेके जाते हैं। एंड बस वही है कि वो गिफ्ट आगे लेके जाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हम्म। माइंडसेट होता है लोगों का कि आपको सपोर्ट है, फैमिली है, तो आपके लिए इजी रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है और मेरी भी वैसी एक जर्नी है। सुपर यार। ये तो यार मैं भी बहुत सारे जो लोग अभी एस्पायरिंग म्यूजिशियन है ना, उनको ये समझाना चाहूंगा कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। अब क्योंकि मैं भी एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ, आप भी एक म्यूजिकल फैमिली से हो, तो हमारे पेरेंट्स ना नेचुरली
पढ़ाई में इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते, क्योंकि हुँ, उनको जब पता होता है कि ये बच्चा टैलेंटेड है, म्यूजिक में निकल जाएगा, क्योंकि वो हुँ, खुद एसेस कर सकते हैं। लेकिन एट हुँ, द सेम टाइम अगर आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो और आपकी फैमिली म्यूजिक वाली नहीं है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वो आपको क्यों सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको पता नहीं है कि वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट। हुँ, जब असेसमेंट ही नहीं होगी पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा टैलेंटेड है कि नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही बात, है ना? सही तो बात है, अगर सही बात। जैसे आपके पेरेंट्स अगर म्यूजिशियन है, उनको पता है नहीं यार दिव्य बहुत अच्छा गाता है, इसका रिदम सेंस बहुत अच्छा है, ये कर लेगा, तो आप, यस, जब आपको पता है कि बच्चे में 100% आप श्योर हो कि टैलेंट है, तो फिर आप कहोगे जा खेल, स्ट्रगल कर, क्योंकि स्ट्रगल हर इंडस्ट्री में है। आप चाहे जॉब करोगे, फिर पढ़ोगे, फिर ये करोगे, वो करोगे, पढ़ने के बाद इतनी सारी चीजें हैं, फिर आपको जॉब में भी तो कंपटीशन है ना, हर जगह पे बिल्कुल, कंपटीशन है। बट कमिंग ऑन टू द जर्नी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, तो जर्नी हर म्यूजिशियन की ना एक बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उसमें वो फेज तो आता ही है जहाँ पे खाने के वांदे हो गए, उसके बाद वो फेज भी हुँ, आ गया जहाँ पे सब कुछ सेट हो गया है, हिट गाना भी आ गया, बट अगला काम नहीं मिल रहा, फिर वो स्टेज पे आता है कि इतना काम है कि अब काम छोड़ने पड़ रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, कि किस तरह से इसके इसके आगे कैसे गई जर्नी, जब पता लग गया कि म्यूजिक ही परस्यू करना है। जर्नी मतलब वैसे बहुत सिंपल थी लेकिन वैसे बहुत कठिन थी। पता था कि क्या करना है और ये नहीं पता था कि कैसे करना है। तो बस यही है कि पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि जहाँ पर भी आप जाओ काम करने, बिकॉज़ बचपन में बहुत सारी जगहों पर हम लोग जाते थे, किसी बड़े गुरु के पास कि भाई हमारे बच्चे को सिखाइए। और उस ज़माने की बात कुछ और थी। उस ज़माने में वो घराने वाली चीज़ें बहुत चलती थी कि ये हम्म। इस घराने का, इसकी फैमिली, ये फैमिली वो। तो हमारे साथ में ये चीज़ें बहुत होती थी और बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े लोग थे जो ये जानने के बाद कि ये बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से है या किस फैमिली से है, इसके सारी फैमिली को हम जानते हैं, तो वो हमेशा स्केप्टिकल होते थे कि यार हम नहीं सिखाते हैं, इसको तो सीखने की क्या ज़रूरत है, आप चलाओ जैसे चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद पापा हमेशा ये सोचते थे, ये उनका रहता था कि हम कभी भी ये नहीं बताएँगे कि हम म्यूज़िकल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसा म्यूज़िशियन है। आपको अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो पहले अपने काम से अपने आप को प्रूव करो और उसके बाद अगर कोई पूछे, तो आप बताओ कि हाँ, मेरे डैड म्यूज़िशियन है या मेरे ग्रैंडफ़ादर ये हैं या जो भी है। तो मेरा हमेशा यही फंडा रहा, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जो बोलते हैं ना कि खाली हवा होती है, मतलब बाकी जो बातें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के कि वो आके पहले आपको इतना अपने बारे में बता देंगे और सब बता देंगे कि हमारा ये, हमारा वो, और फिर वो जब गाएँगे तब आपको लगेगा कि यार इतना बिल्डअप देने के बाद में ये क्या हुआ? तो मैं हमेशा उस चीज़ को कॉन्शियसली ही देखता था और आई वाज़ नॉट इवन श्योर कि मैं प्लेबैक सिंगर बन सकता हूँ, बिकॉज़ मेरी आवाज़ बचपन से ही ऐसी रस्टिक। और मैंने गाना पहले जब स्टेज पे गाना शुरू किया था तो वो मेरे देश की धरती हो गई या कव्वाली हो गई, हमें तो लूट लिया और चढ़ता सूरज, ऐसे ही टाइप के गाने मुझे दिए गए थे। तो मेरी आवाज़ बचपन से ही वैसी थोड़ी-सी हस्की और थोड़ा-सा ग्रेन मेरी आवाज़ में वो था ही। तो और जैसे हम 90s में बड़े हुए बच्चे हैं तो उस टाइम की आवाज़ें तो वो 70 एमएम वाली आवाज़ें क्रिस्टल क्लियर, रफ़ी साहब से क्लीन और गोल गोल आवाजें बोलते थे उसको। उदित जी, सोनू भैया, शान भैया, तो ये ये जो टाइम था ना उसमें ऐसा लगता था कि यार हम कौन-सा गाना गाएँगे, हमको कौन-सा गाना, या पता नहीं हम लोग ये ऐसा, मतलब स्टेज पे तो हम गाते ही हैं बट रिकॉर्डिंग में गाना एक बहुत ही अलग डिफरेंट, मतलब एक दुनिया है वो। आपको लगता है कि मैं स्टेज पर अच्छा गाता हूँ, घर में अच्छा गाता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग माइक पे जब आते हो तो आप छोटी-सी बारीकियाँ आपको पता चलती है। तो बस वही एक जर्नी में मेरे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था और उसके बाद में मेल सिंगर्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब उनकी आवाज़ चेंज होती है और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड होता है मेल सिंगर्स के लिए, जहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े सिंगर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि बहुत सारे लोग रोते थे कि हमारी आवाज़ को क्या हो गया, या उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती थी। तो मेरे केस में भी यही था कि ये चेंज ओवर में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, मैं वैसा बच्चा नहीं था कि गर्म पानी ही पीता हूँ या शहद ही खाता हूँ या मैं अचार नहीं खाता या दही नहीं खाता। मैं बहुत ही उस मामले में वैसा था कि मेरे को सब खाना है, खाना ठंडा पानी पीना है, ये सब करना है। तो मैं बड़ा ही नेचुरली रॉ टाइप का बच्चा था।
और आजू बाजू मेरे ऐसे बच्चे होते थे बहुत डिसिप्लिन, और ये पानी नहीं पीना, ये अभी तेल वाला नहीं खाना, या ये नहीं करना। तो मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं, बट वो बचपन में वो ज्यादा सोचने पे मजबूर किया जाता था। बट धीरे धीरे बड़े होते होते 90s के दौरान ही बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी आए जिनकी आवाज एकदम अलग हटके सुनाई दी, जैसे सुखविंदर पाजी, कैलाश खेर, नुसरत साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है सूफी म्यूजिक, कव्वाली म्यूजिक को बॉलीवुड के अंदर लेकर आना। कव्वाली म्यूजिक के हिसाब से, इन द सेंस के वैसी आवाज कव्वाली पुराने जमाने में भी बनती थी, लेकिन उसको गाते वही सिंगर्स थे जो हमारे मेन लीड वोकलिस्ट होते थे। बट कव्वाली गाने को बॉलीवुड में लेकर आना, सूफी म्यूजिक को बॉलीवुड में लेकर आना, ये नुसरत साहब ने बहुत बड़ा इसमें योगदान है उनका। और इसके बाद ऐसी वॉइसेस आई, तब जाके बॉलीवुड के अंदर वो रेशियो जो था वो चेंज होते होते अब ऐसा हो गया कि ऐसी रस्टिक आवाजें, और ऐसा ही एक एल्बम होता है जहाँ पर इतने सारे अलग अलग फोक सिंगर्स या कव्वाली सिंगर्स या सूफी सिंगर्स गाते हैं। तो जाके थोड़ा सा अंदर ये लगा कि हाँ भाई, अब कुछ मौका मिलने का हम लोग सोच सकते हैं। बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। मैं कॉलेज में भी 1 साल जितना भी मैंने पढ़ाई क्या किया, मैं तो गेड़िया मारने जाता था। तो उसमें भी कॉम्पिटिशन्स में जाना, उसमें डर रहता था कि यार मेरी आवाज़ कैसी है, कैसे लोग सुनेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो वो एक अंडर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर हमेशा था। बट जो मैंने स्क्रैचेस गाना शुरू किया, मैं बहुत सारे स्क्रैचेस गाता था। अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स या बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स या कोई भी बैकिंग वोकल्स गाता था। बहुत सारे मैंने ऐसी चीजें की हैं जो मतलब ऐसे लोगों के लिए भी किए जिससे आपको पता चलता है कि यार इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो बाकी लोगों को जो होते हैं वो काम करते हैं। बट वो एक्सपीरियंसेस बहुत काम आए, और मेरे को रिकॉर्डिंग माइक पे गा के वो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, वो मेरी एक्चुअली में ट्रेनिंग थी टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। वो रियाज से या प्रैक्टिस से, गुरु के पास में जाके वो मुझे प्रैक्टिस कभी नहीं मिली जो मैंने स्क्रैचेस गा के प्रैक्टिस की। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस था, जब मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस। एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं वन ऑफ द फ्यू पेड स्क्रैच सिंगर्स था जिनको पैसे मिलते थे गाने के लिए। मतलब जो भी छोटा मोटा अमाउंट होता था, लेकिन यस, तो वो मुझे काफ़ी उस चीज़ ने हेल्प की। और उसके बाद जैसे बड़ा हुआ, आवाज़ में मतलब इतनी ज़्यादा डेप्थ मतलब थी नहीं। बट कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें आप करने के, जैसे रियलिटी शोज का माहौल बना। रियलिटी शोज में अब हर माँ बाप की उम्मीद है जाके कि भाई हमारा बच्चा कुछ करे। तो हर घाट का पानी पिया, हर जगह जाके हमने देखा कि भाई क्या है क्या नहीं है, बट कभी वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। बट या वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली कि वो कैसे रियाज करता है, या गाने की टेक्निकलिटीज क्या है, कि अगर हाई हाई नोट अगर आप गा रहे हो तो उसको पूरा चिल्ला के गाना जरूरी नहीं है। आप एक टेक्निक की तरह भी उसको गा सकते हो जिससे वो मीठा लगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नुसरत साहब जितना ऊपर गाते थे उतनी उनकी आवाज़ मीठी लगती थी। ऐसे बहुत कम लोगों के साथ में होता है। और बाकी जो ऊपर गाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी आवाज़ मीठी हो। वो एक 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 स्किल की तरह लोग देखते हैं, अरे यार ये कितना ऊपर गाता है, बट उसमें कोई फ़ील या उसमें कोई सेंस ऑफ एक इमोशन नहीं होता। तो मेरे को हमेशा से वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, और मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे वो टेक्निकलिटीज़ सिखाई। और उसके बाद मैंने अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस मुझे जागा कि हाँ भाई मैं गा सकता हूँ। एंड ऐसा ही कॉन्फिडेंस हुआ जब आकृति कक्कर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन से हम लोग ने साथ में शोज किए हुए। तो उसको लगता था कि यार तेरी आवाज़ बड़ी यूनिक है, तू ट्राई कर, तू इससे मिल, तू उससे मिल। और अब मुझे वो मिलना जुलना, मुझे पता नहीं कभी मेरे से हुआ नहीं। बट ऐसे स्क्रैचेस गाते गाते एक दिन गुलराज सिंह से मैं मिला और उसके लिए मैंने गाया। और वो गाना लकीली प्रोड्यूसर को पसंद आ गया। एंड देन वो नए लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं थी, वो गाना पास हुआ और वो गाना आया। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा एज अ प्लेबैक सिंगर के, हाँ मैं गा सकता हूँ। तो ये वो बीच की जर्नी थी जहाँ पर एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का जो म्यूजिक के बारे में सोच रहा है, असमंजस में कि भाई मैं, बिकॉज मुझे
म्यूजिक प्रोग्रामिंग भी मुझे बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैंने वो चीज़ें थोड़ी बहुत अपने आप से सीखी, थोड़ी सी किसी के साथ काम करते करते, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सचिन जिगर एज एन असिस्टेंट। तो वो भी चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प की, क्योंकि म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस में जितना एक सिंगर रह सके, जैसे एक एक्टर होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, कभी उन लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको पता चलता है बारीकियां, कैमरे की टेक्निक, कैमरा का लेंस, और ये तो हमारे लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक सिंगर अगर एक असिस्टेंट बन के कंपोजर्स के साथ में अगर मिल के काम करे, तो उसको वो ग्राउंड लेवल पे समझ में आता है कि क्या सेंसिबिलिटीज होती है, और म्यूजिक कंपोजर कौन से माइंड सेट में होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि आप ऐसे अप्रोच कर दो जाके, वो पता नहीं, वो उसका अलग दिमाग में बसर चल रही होती है, और वो कभी कभी नहीं वर्क करता है कि अरे यार ये तो बहुत रूड है यार, ये तो बहुत, उन्होंने 50 बार बुलाया बोला लेकिन कभी बुलाया नहीं। तो वो सारी चीजें सीखने को मिली कि यार ये स्ट्रगल नहीं होती। आप अपना काम करो, प्लेबैक सिंगिंग का भी मेरा फोकस नहीं था कि मुझे यही करना है, मुझे म्यूजिक करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना म्यूजिक प्रोडक्शन ट्राई किया जाए। उस हिसाब से मैंने वो चीज़ पकड़ी, और वहाँ से मेरा प्लेबैक सिंगिंग का एक अलग दरवाज़ा खुला, जहाँ पर मैंने वो भी किया और ये भी साथ-साथ में मैं करता रहा। तो बस मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस भी मुझे सीखना है साथ-साथ में। तो आई वाज़ रियली लकी कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनके साथ में काम करा। सुपर्ब। ये तो यार इस पूरे चंक में से मैं 3-4 चीजें जो हाइलाइट्स थी जो मैं आपको समझा दूं कि एक एज में ना बच्चे जब गाते हैं, जब आप बहुत छोटी उम्र से गाना शुरू करते हो, तो जो लोग नॉर्मल हैं, जो नहीं गा रहे, जो जो लोग सिंगर नहीं है, उनको तो वो फेज इजीली हो जाता है कि चलो आवाज तो चेंज होनी ही है, ठीक है। लेकिन जब एक सिंगर होता है ना, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, उसने एक स्किल हासिल की होती है और उसको एक पर्टिकुलर वे में अपनी सुनने की आदत होती है अपने आप को, जब उसकी आवाज बदलती है ना, तो वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग फेज होता है किसी भी सिंगर के लिए। क्योंकि मैंने खुद ना जिंगल इंडस्ट्री में बहुत सारे यंग जो सिंगर्स होते हैं, छोटे छोटे 10-10 साल के, जैसे मेरा डिटॉल डिटॉल होगा जिंगल था, उसमें छोटी से बच्चों ने गाया था। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी आवाजें बदल गई हैं, अब उनको रिकॉर्डिंग्स में नहीं बुलाता कोई। अब जब तक उनकी कंप्लीटली ट्रांजिशन नहीं हो जाएगी ना आवाज, दे वोंट बी going to the recordings. So that is a very depressing phase for each and every person, but obviously with experience you come out of it ना। आई दूसरी थिंक बात जो वो ये ज़रूरी भी होता है कि आप काम ना करो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि आप ज़्यादा आवाज़ को स्ट्रेन ना करें, प्रैक्टिस करें जो ज़रूरी है। मतलब ऐसा बोला जाता था कि शोज़ बंद कर दो, रिकॉर्डिंग्स में जाना बंद कर दो, ऐसा होता था। तो वो एक बहुत ज़रूरी, बिकॉज़ हमको क्या लगता है कि अरे हम गा काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बट वो ज़रूरी होता है कि आपको आवाज़ को वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वो 1, 2 साल, 3 साल कम से कम आपको उसको पकाने में लगता है। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को नहीं पता होती। नहीं पता। डोंट हैव एग्जैक्टली। टू एक्सैजरेट, और उसको ज़्यादा हार्म नहीं करना गा के। हाँ, मतलब रेस्ट इट आउट, हुँ, लेट द ट्रांजिशन हैपन, और उसके बाद धीरे धीरे देखो वो बदलाव तो आना ही है, बट कुछ चीजें होती है ना वो बनने में, जैसे वो पौधे से पेड़ बनने में वक्त लगता है, सिमिलरली वो आवाज एक स्प्राउट हो रही है, तो इट हुँ, विल टेक इट्स टाइम। सो जो भी यंग लोग देख रहे हैं जिनकी आवाजें बदल रही हैं इस समय तो वही टेंशन, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरी बात जो दिव्या ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, एक्चुअली इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हर बात इंपॉर्टेंट थी भाई जो आपने बताई है ना, क्योंकि ये ना अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है लोगों के लिए, लाइक लाइक अ केस स्टडी। क्योंकि स्क्रैच क्या होता है, पहली बात तो मैं सबको समझा दूं, जो लोग नॉन म्यूजिशियन बैकग्राउंड से हैं, तो स्क्रैच वो होता है जब एक फिल्म में जब गाना बनता है ना, तो हम उस टर्म को बोलते हैं, हम गाना पिच कर रहे हैं। पिच कर रहे हैं मतलब हम गाना बना के सुनाएंगे प्रोड्यूसर को कि ये आपकी सिचुएशन थी, ये हम इस तरह से गाना सोच रहे हैं। तो वो जो पिचिंग स्टेज पे गाना बनता है उसको स्क्रैच बोलते हैं, जहाँ पे कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट लगा के कम से कम खर्चे में एक गाने का ढांचा क्रिएट किया जाता है, कॉम्पोजिशन और एक रफ लिरिक्स के साथ, रफ म्यूजिक के साथ, थोड़ा बहुत पीछे गिटार या फिर सिर्फ पियानो पे, उसको स्क्रैच बोलते हैं। तो ये जो जर्नी है सिंगर्स की, यहीं से शुरू होती है कि वो स्क्रैचेस गाते हैं। बहुत सारे कंपोजर्स के पास दिन में 10-10 स्क्रैच गा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज गुड कि यू आर वन ऑफ द सिंगर्स जिनको स्क्रैच गाने के पैसे मिल रहे हैं। अदरवाइज सिंगर से तो कोई पूछता ही नहीं, पैसे की बात करो तो बुरा ही मान जाते हैं लोग, मतलब कंपोजर्स बुरा ही मान जाते हैं, प्रोड्यूसर को लगता है कि हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, वही बहुत है। तो ये अभी इस रियलिटी पे आते हैं धीरे धीरे बट इसको बोलते हैं स्क्रैच। तो ये जब स्क्रैच हम प्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर को, तो वो कहता है हाँ ये गाना मुझे अच्छा लगा, अब इसको प्रोड्यूस करो।
उसमें 90% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जिस सिंगर ने स्क्रैच गाया ना उसकी आवाज हटा के फिर वो किसी पॉपुलर सिंगर को ले आते हैं, जैसे सोनू निगम आ गया या अरिजीत आ गया, या आज दिव्य कुमार भी बहुत लोगों की आवाजें रिप्लेस कर रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं स्क्रैच। उसके बाद आ गया म्यूजिक प्रोडक्शन। म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है, वो जो गाना बनने का पूरा प्रोसेस होता है, बीट बनती है, डिक चिक डिक चिक, उसमें किस तरह के कॉर्ड्स आएंगे, किस तरह का अरेंजमेंट होगा, कैसे ट्रांजिशन आएंगे, क्या फिल्स आएंगे, ठीक है, क्या काउंटर पॉइंट बजेगा, क्या मेलोडी होगी, क्या हार्मनी होगी, वो सारी टेक्निकल चीजें जो है वो म्यूजिक प्रोडक्शन के एस्पेक्ट के अंदर आती हैं। आजकल क्या हो गया, म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपोजर हाइब्रिड हो चुके हैं, जो बंदा धुन बना रहा है वही प्रोडक्शन भी कर रहा है, प्लस उनके पास टीम भी होती है आजकल, जो असिस्टेंट प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर बाहर वो एडिशनल प्रोग्रामिंग के लिए भी देते हैं। तो मेरे पास जब भी कोई बंदा आता था ना सिंगर के तौर पे, और ये 6-7 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरे से पूछते थे कि सर हम क्या करें प्रोसेस, तो मैं उनको हमेशा बोलता था इवन इफ यू आर अ सिंगर, पहले म्यूजिक प्रोडक्शन सीखो किसी कंपोजर को असिस्ट करके। उससे क्या होगा ना, कि वही बात बोली जो आपने, कि जो एक्टर है अगर वो असिस्ट करता है किसी डायरेक्टर को, तो उसको ज्यादा चीजें पता होती है कि अच्छा 70 mm में ऐसा दिखेगा, ये शॉट ऐसे बनाना है, मिड शॉट इसको बोलते हैं, वाइड इसको बोलते हैं, ये एरियल शॉट है, ये वो है, इसको स्क्रिप्ट कोई टेक्निकलिटीज पता लग जाती हैं। तो दिस इज आई थिंक एक अरिजीत सिंह और एक आप, ये दोनों, आप दोनों का एक फोटे है दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन बिट्स। जब हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वेन एवर वी आर सिंगिंग, जब मतलब मैंने आपके साथ जब रिकॉर्डिंग की है, तो यू हैव अ गुड सेंस ऑफ प्रोडक्शन, कि अच्छा इस में इतना स्पेस है, इसमें इतना थ्रो चाहिए, इसमें इस तरह का टोन बना के मैं गाऊंगा तो शायद वो पूरे गाने में स्टिच हो जाएगा। ये फायदा होता है अगर आप एज ए सिंगर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज रियलाइज किया है। मैंने खुद एज ए सिंगर में बॉम्बे आया था, बट मैं जब विशाल जी और इन सबको देखा काम करते हुए, मुझे लगा नहीं मुझे और सीखना है और घुसना है, सेम सिमिलरली लाइक हाउ यू डिड। तो ये एस्पेक्ट आई थिंक जो भी नए म्यूजिशियंस हैं उनको ये समझना चाहिए कि आई थिंक ओवरऑल आपका एक अच्छा म्यूजिशियन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप सिंगिंग परस्यू करना चाहते हैं या आप कुछ भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरा प्रोसेस कैसे होता है। एंड दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड। है कि इंटरनेट जब आया था और इंटरनेट जब अब उफान पर है, तो जितने लोग इंटरनेट से वाकिफ नहीं हो पाए वो अभी तक मतलब पैदल है, मतलब उनको फोन भी चला दिया। तो ये यही चीज है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ में अपने आप को, मतलब उस जमाने की बात और थी कि मेरा बेटा सिंगर है, वो सिंगर बनेगा सिंगर। ये चीज मेरे को मेरे पेरेंट को समझाने में बहुत टाइम गया कि मम्मी म्यूजिक तो है ही ना। मम्मी को हमेशा यही लगता था, कह रहे नहीं तू ये काम क्यों कर रहा है, तेरे को तो सिंगर बनना है। मैं उसको ये समझाता था कि मम्मी ये भी एक काम है जो म्यूजिक ही बनाता है, म्यूजिक ही क्रिएट करता है। मैं इसमें रह के अगर ये काम सीख के या ये काम करते करते अगर मेरे को कोई गाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये अच्छा ही हुआ ना। मेरे पास एक एडिशनल स्किल हो सकती है कि भाई अगर आगे जाके अगर सिंगिंग नहीं भी करनी है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो मैं ये काम तो मेरे पास होगा। तो ये चीज समझाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आज बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए हैं सिर्फ सिंगर बनने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके, अगर आप पूछ लो कि भाई सिंगिंग के अलावा और क्या कर सकते हो, गिटार बजा सकते हो या पियानो बजा सकते हो, या वो है आजकल 4 कॉर्ड बजा के जो 4 कॉर्ड प्रोग्रेशन के गाने होते हैं वो लोग बच्चे गा लेते हैं, लेकिन उसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं होती। तो मेरा हमेशा से, मैं हमेशा ये लोगों को बोलता ही रहता हूँ कि भाई एक चीज को आप कंप्लीटली सीख लो। अगर गिटार बजाना है तो गिटार पूरी तरीके से सीख लो, पियानो बजाना तो पियानो सीख लो, प्रोडक्शन सीखना है तो प्रोडक्शन अच्छी तरीके से सीख लो। एक स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है विद सिंगिंग, क्योंकि अगर हो सकता है कि नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, या आज आज हमारे लेबल्स में या इतनी सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें आज एक बहुत बड़ा टास्क है टू बी अ सिंगर, नहीं बन रहा है तो आप अपना खुद ही म्यूजिक प्रोड्यूस करके यू कैन पुट इट आउट ऑन यूट्यूब, और आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल गए हैं जहाँ पर आप अपने टैलेंट को सामने लोगों के ला ला सकते हो। तो या दैट वाज वन ऑन, एक एग्जांपल वो भी है कि वो सिर्फ सिंगर बनना है, सिर्फ सिंगर बनना है, आज वो जमाना नहीं है। आज सिंगर सॉन्ग राइटर का जमाना है, एंड यही मेरे को लगता है आगे आने वाले का फ्यूचर भी है। आई थिंक इट्स लाइक बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, कि हम्म, आप खुद एक गाना फ्रॉम स्क्रैच से लेके एंड तक गाना तो रेडी कर सको, क्योंकि आजकल कैसा हो गया, प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है आजकल। जैसे आपने कहा कि सिंगर बनना एक टास्क है,
तो टास्क तो पहले भी था, लेकिन अब और थोड़ा मतलब उसमें और 3-4 चीजें ऐड हो गई हैं कि अब आप किसी लेबल के साथ भी साइन होने चाहिए हो। अगर आप इस लेबल के साथ हो तो वो लेबल आपके साथ काम नहीं करेगा, वो करेगा तो तीसरा नहीं करेगा। तो मतलब आप मतलब देयर आर टू मेनी लाइक ट्रैप्स। तो उसके बीच में से निकल निकल के चलना पड़ता है। तो उसके बीच में से निकल के चलने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी स्किल्ड, ताकि आप मीन वाइल कुछ और काम करके पैसा कमा सकें। कोई किसी को असिस्ट करके एक आपको मंथली सैलरी भी मिलती रहेगी, साथ साथ आप सीखते भी रहोगे। या फिर अगर आप गिटार बजा के लाइव शो कर सकते हो, या अगर आप पियानिस्ट हो तो यू कैन प्ले विद समबडी। तो थोड़े बहुत ना एस्पेक्ट्स उसके खुल जाते हैं, और एंड इट इज अ सेफर वे टू अप्रोच दिस इंटायर जर्नी ऑफ अ म्यूजिशियन, है ना। तो चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे कंपोजर बनना चाहते हैं, आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू बी एन ओवरऑल म्यूजिशियन। उसके बाद आप जो मर्जी परस्यू करो। उसके बाद फिर एक लक फैक्टर भी होता है कि हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी किसी और यू नो उस पे मिल जाए, एंगल पे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम्म। बहुत सारे। अमिताभ भट्टाचार्य हैं, सिंगर बनने आए थे आज, बताओ। बहुत बड़े सिंगर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं। और लिरिक्स वो इतने ज्यादा कमाल के लिखते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, नो नो मैच एट ऑल। या तो ये सीन है। बट यार, कमिंग ऑन टू योर जर्नी विद सचिन जिगर, आई थिंक दैट वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम बदलापुर। तो हाउ वाज द रिस्पॉन्स? एक लाइन तो भाई उसको सुना दे, मजा आ जाए थोड़े। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी बोलिया नी, अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, नी मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। तो एक लाइन। प्यार यार, तेरे से प्यार हो जाता है बार बार। इतनी खतरनाक आवाज है ना यार, ओए याद होए। आता है, कितनी बार हम लोग डबिंग पे मिले, अर्जुना ने गाया होता है, अरे भाई यार तेरी आवाज में अच्छा लग रहा है, क्यों किसी से गवा रहा है, क्यों किसी से गवा रहा है। सो या थैंक यू फॉर कोई नहीं। लविंग माय टैलेंट एंड या तो ये जी गर्दा की इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बहुत जगह बोल भी चुका हूँ, लेकिन अब हम ऐसे पहली बार बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोग हम हमारी लोग ना एक्चुअली बहुत हफड़ा तफड़ी में मिलते हैं, मतलब हाँ, रिकॉर्डिंग में। हाँ हाँ भाई, अभी आ गया, 1 घंटे में रिकॉर्ड करना है, फिर प्रोड्यूसर आ रहा है, सुनाना है। तो ये यही जर्नी है। बट अभी बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। तो ये सचिन जी को असिस्ट करने के बाद आई थिंक वहां पे मैं ये एम नहीं लेके गया था कि मुझे इनके लिए गाना है ना, पहले मैं बहुत क्लियर था। ऐसे बहुत सारे लोग आए भी थे एज एन असिस्टेंट कि उनका मकसद सिर्फ ये था कि मैं कोई इनके पास में गाना गाना है, बट मेरा ये मकसद नहीं था। मुझे जेन्युइनली म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें सीखनी थी। कैसे कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे मतलब वहां पर बैठ के सिर्फ गाने की जो किक होती है वो आधा घंटा 1 घंटा खाली उसके ऊपर डिस्कशन होती है, यार ये ऐसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है। और मैं सोचता था कि यार एक खाली किक जो मतलब गाने के अंदर मिक्स हो जाएगी और पब्लिक डांस करेगी, उनको पता भी नहीं होगा कि इसमें ये हुआ था या ये हुआ था, उसके बारे में इतनी डिस्कशन हो रही है। तो म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस एक बहुत सीरियस जॉब है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है। तो मैं हमेशा लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप के अंदर अगर पेशेंस हो ना तो ही आप ये चीज कर सकते हो, वरना इधर उधर भागने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पर जाने के बाद बहुत बार बहुत सारे बैकग्राउंड्स का करने का मौका मिला, बहुत सारे गानों में कुछ कुछ एडिशनल प्रोग्रामिंग करने का मौका मिला, बहुत सारे बैकिंग वोकल, मतलब सचिन निगर के एल्बम होते हो तो कहीं ना कहीं मेरी आलाप में आवाज सुनाई दे रही होगी। तो सचिन हमेशा बोलता था कि हमारी अपन अपन दोनों की आवाज है ना बैकिंग वोकल के लिए बेस्ट है। और मुझे जनरली बैकिंग वोकल्स करने में बहुत मजा आता है। मुझे मुझे वो स्टैक करना, हारमोनीज करना, ये सारी चीजों में बहुत मजा आता है। तो ये चीजें सीखते सीखते एंड अचानक फिर वो गुलराज वाला सीन हुआ जहाँ पर मैं असिस्टेंट था, मुझे कहीं से फोन आया और मैं गुलराज के पास गया। वो गाना मैंने उसके लिए गाया, फ्रॉम टूटिया दिल, पहली फिल्म थी उसकी। बहुत ही यार कमाल का है। गुलराज, सॉरी टू कट यू इन मिडिल, गुलराज गुलराज सिंह बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिशियन है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत। अगर आप लोगों ने उसका काम नहीं सुना ना, तो आप जिस गुलराज का एक बार आप सर्च करके ना, यू जस्ट लिसन टू हिज वर्क। बहुत ही अच्छा एक मंझा हुआ कलाकार है वो। हाँ प्लीज कैरी ऑन। मैंने कहा मैं बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एंड मतलब वो उस टाइम पे भी अगर आप अभी भी वो एल्बम सुनोगे टूटिया दिल का, तो आपको लगेगा यार ये तो 10 साल बाद का सोच है या जो भी है।
साउंड वाइज, प्रोग्रामिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज। एंड तो वो गाना जब मैंने गाया और उसके बाद वो रिलीज हुआ, और उसके बाद अमित त्रिवेदी सर ने वो गाना सुन लिया था, बिकॉज जहाँ गुलराज उस टाइम स्टूडियो में काम कर रहा था, वहाँ पहले अमित त्रिवेदी काम करते, तो दे ऑल नो ईच अदर, और सब अब एक दूसरे के म्यूजिक का टैप रखते थे कि अरे तेरा क्या आया, तेरा क्या आया। तो दैट्स हाउ अमित सर कॉल्ड मी। और वाइल आई वाज असिस्टिंग, मुझे मौका मिला अमित सर के लिए इशकजादे में गाने का। एंड दैट्स हाउ द प्लेबैक का जो जर्नी है पैरेलली शुरू हो गया था। और मैंने सचिन जिगर को कभी बताया नहीं कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं इधर भी मैंने यही सोचा कि पहले जाके काम तो कर लूं, अगर उसने बोला कि भाई भाग यहाँ से, तेरा कुछ होने नहीं वाला है, और मैं बाद में इधर आके क्या मुंह दिखाऊंगा। बट मैंने वो गाना गाया। एंड थोड़े दिनों के बाद मैंने जिगर को बोला कि यार मुझे ना एक मौका मिला अमित त्रिवेदी के साथ गाने का। तो वो खुश हुए थोड़े से। मैंने बोला पता नहीं अभी गाना आएगा कि नहीं, बट मैंने गाया है सब। तो वहां से वो पैरेलली वो चीज शुरू हुई यार। यहाँ पर मेरा वो अपना असिस्टेंट वाला काम चल ही रहा है। तो आई थिंक मेरे 3 गाने आ गए। उसके बाद मैं सचिन जिगर के लिए मैंने पहला गाना गाया। मैंने आफ्टर हवन करेंगे आई थिंक पहली बार सचिन जिगर का गाना मैंने मांग के गाया, जो मुझे उस टाइम तक लगा था कि अब तो मेरा हक है यार, अब तो मैंने इतने साल हमने काम किया है, तो एक भाई भाई वाला फील है, तो भाई खाली बोल दूं कि भाई ये वाला गाना मेरे को ट्राई करना है। तो बिकॉज स्क्रैचेस में गाता ही था ऑफ कोर्स, और बहुत सारे गाने मेरी आवाज में जाते थे, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे उस इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। बट एक फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, जहाँ पर उसकी गाने म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस, और यशराज का काम एज यू नो कि वो उनके स्टूडियो में ही बैठ के करना पड़ता है। तो कभी मैं अपने स्टूडियो में होता था और वो लोग यशराज में काम कर रहे होते थे, और उस टाइम पे वो गाना बन रहा था चंचल मन अति रैंडम। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार भाई एक बार मेरे को ये ट्राई करना है। तो सचिन बोला कि अभी आदि सर आने वाले हैं 1 घंटे में, फटाफट एक टेक में स्क्रैच गाना, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है। बोला ठीक है। मैं गया, अंदर गया, मैंने गाया। वो एक ही रन में पूरा गाना गा के दोनों अंतरे रेडी रखा, और फिर आदि सर आए। और आदि सर वाज स्केप्टिकल अबाउट द वोकल्स, बिकॉज जो सिंगर ने पहले गाया था वो भी बहुत बड़े सिंगर है, बट आई थिंक वो कैरेक्टर के हिसाब से वो बहुत ज्यादा फोकी थे। और उनको चाहिए था कि ऐसा आवाज जिसमें रस्टिकनेस भी हो, लेकिन वो थोड़ा यंग भी लगे। एंड वो मुझे पता नहीं था, बट मैंने गा दिया स्क्रैच, एंड देन ही केम एंड ही हर्ड द सॉन्ग, और उनको पसंद आया, और उन्होंने बोला कि भाई ये मुझे यही आवाज चाहिए। तो दैट्स हाउ, बिकॉज इशकजादे में भी उन्होंने मेरी आवाज अप्रूव की थी या उन्होंने सुनी थी, तो उनको ये लगा था कि यही आवाज हम लोग यूज करेंगे। सो दैट्स हाउ सचिन जिगर के लिए पहली बार मांग के मैंने शुद्ध देसी रोमांस का गाना गाया था। एंड देन उसके बाद में ऑफ कोर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मेरे को रख के दिमाग में गाने बनने बनने लगे कि हाँ ये गाना तू गा दे। फिर नचो सारे जी फाड़ के, शेके और बुटिया, या बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने होने लगे। एंड देन जब बदलापुर की बारी आई, तब हम लोग ऑलरेडी वी वर वर्किंग ऑन हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग का एल्बम चल रहा था, बैकग्राउंड चल रहा था, सब चल रहा था। तो उसके बीच में इट वाज द सेम प्रोड्यूसर दिनेश विजन, और मैडॉक की फिल्म थी इल्यूमिनाटी तब थी, लेकिन अब उसके बाद मैडॉक की फर्स्ट फिल्म आई थिंक बदलापुर मैडॉक सोलली उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो एक दिन रात को उन्होंने ऐसे ही फोन किया कि मैं आ रहा हूँ और हम लोग आज कुछ काम नहीं करेंगे, हम लोग बदलापुर का गाना बनाएंगे। एंड ही वाज वेरी, मतलब बहुत अंदर से वो भरे हुए थे कि मुझे बस एक ऐसा गाना चाहिए कि मुझे सारे लेवल्स की वाट लगानी है। मैं पता नहीं क्या उनके अंदर था। तो एज यूजुअल सचिन जिगर के पास गाना रेडी नहीं था, उनको ऐसा बताया गया था कि हमारे पास है, आप आइए। अब वो आधे घंटे की पौने घंटे की जो भी जर्नी उन्होंने की होगी, उसके बीच में सचिन जिगर ने सोचा कि भाई मेरे दिमाग में ये हुक चल रहा है, जी करदा मर जानिया, जी करदा मर जानिया, मेरे को पता नहीं है ये इसको ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। एंड देन सडनली एक गिटार का लूप लेके उसको थोड़ा सा इधर उधर करके मैं वो बना के उनके सामने खाली प्रेजेंट किया ऐसे कि सर एक आइडिया ऐसा, अपन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये होगा, उसमें गुस्सा होगा, ये होगा, और लास्ट में हुक पे खाली जी करदा मर जानिया, जी करदा मर जानिया, जी करदा मर जानिया, जिगर चिल्ला चिल्ला के गा रहा है। हाँ हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो उन्होंने आइडिया ले लिया। एंड देन सचिन बैठा उसके ऊपर, एंड देन ही स्टार्टेड
सिंगिंग हमिंग सम लाइंस, बोले इसमें ऐसे छल्ली कर दे सीना मेरा, ऐसा कुछ डाल दे, दाग दे सारी गोलियां। बातचीत में उन्होंने लिरिक भी उपलब्ध करा दी। एंड देन मुझे बोला कि आया फटाफट एक लाइन गा दे, मतलब ये जो लाइन कंपोज हुई है ये गा दे स्क्रैच। तो मैंने ठीक है, तो मैं आके मैंने गाना शुरू किया था। तो दिनेश विजन सर ने पीछे से जस्ट एक ऐसा बोला कि इसके लिए, इस गाने के लिए ना एक नई आवाज ढूंढेंगे, एकदम ऐसी खतरनाक आवाज जो वो लोगों ने सुनी नहीं होगी, और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो मेरे को वो सुन के थोड़ा सा धक्का लगा, तो मैंने बोला नई आवाज क्यों ढूंढेंगे जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैंने उस गुस्से में गाया था कि नई आवाज क्यों ढूंढी। मेरा ऐसा कोई ये नहीं कि लोग बोलते कि आपने वो गाना क्या सोच के गाया था, मैंने ये सोच के गाया था कि वो प्रोड्यूसर नई आवाज नहीं ढूंढेगा तो ये गुस्सा था मेरे अंदर। तो मैंने उस हिसाब से उसको गाया, स्क्रैच गाया, मुखड़ा पूरा हुआ टिल द हुक। और बार बार सुन रहे हैं, बार बार पागल सर हिला रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और रात को करीबन 3 बजे डीनो सर ने वरुण धवन को मैसेज किया कि तेरा बदलापुर का गाना मिल गया। और वो भाई कहीं और थे, कोई पार्टी में थे, वहां से वो पार्टी छोड़ के आए और बोले कि मेरे को आके सुनना है। और वो आए स्टूडियो पर, और मैं अपना कोपचे में ऐसे बैठा हुआ, वो लोग बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। मैं पहली बार वरुण धवन से मिला भी था, एंड सब हुआ। उसने गाना सुना, उसके बाद 3-4 बार सुनने के बाद में बता, ब्रो व्हाट अ सॉन्ग, किसने गाया ये गाना, कौन सी आवाज है। तो सचिन ने बोला कि भाई दिव्या ने गाया है। तो बता, चल झूठ मत बोल, बताना किसने गाया है। तो बोला अरे सर यही है, इसने हवन करेंगे भी गाया है, इसने ईशक दादा गाया है। बोला व्हाट, व्हाट तूने ये गाना गाया। मैंने बोले हाँ ये हमारा असिस्टेंट है, लेकिन इसने गाने गाए हुए हैं, तो ये इसी ने गाया। तो उसने मुझे गले लगाया, बोला ब्रो बड़ा सॉन्ग, क्या आवाज है, ये है फलाना ढींकना। यार ये उस दौरान मतलब एक तरीके से एक मोहर लग गई थी कि ये गाना मेरी किटी में आने वाला है। बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता था इन चीजों को, कि पता नहीं कल को उठ के कोई बोल दे कि भाई नहीं ये नहीं, कुछ और वर्क कर रहे। तो मैं उसको लाइटली लेके आई वाज वो प्रोसेस शुरू हुआ उस गाने का। फिर वो अंतरा बना, फिर म्यूजिक हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीजें होते 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 फाइनली गाना रिलीज हुआ। एंड देन उस गाने को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बहुत ज्यादा। वरुण धवन ने स्पेशली इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया मुझे, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर, एक एक्टर आपको प्रमोशंस में लेकर जा रहा है और आपको वो गाना गवा रहा है प्रेस पे या जहाँ पर भी वो प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने उस म्यूज़िक को सपोर्ट किया, एंड वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में जहाँ साउथ की इंडस्ट्री में म्यूज़िक रिलीज का एक फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ पे गाना कब आता है पता भी नहीं चलता। तो उस दौरान में एक ऐसा होना कि आपको एज ए सिंगर प्रमोशंस में लेके जाया जा रहा है और आप गा रहे हो वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात थी। सो दैट्स हाउ बदलापुर हैपेंड। और उसी जोश में, उसी गुस्से में मैंने गाया था कि इस गाने को मेरे अलावा और कोई नहीं गाएगा। बट देन दिनों सर ने बार बार सुन के उन्होंने बोला तूने ऐसा गा दिया, पता नहीं और कुछ आवाज नहीं सूझ रही है। मैंने सर आपकी जो भी मर्जी होगी। बट या दैट्स हाउ बदलापुर हैपेंड। और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस इस पूरे एल्बम की मेकिंग में था। एंड यस, जी करदा अभी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरी लाइफ क्या बात है, का। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ब्रो ये कि ये जो गाने के पीछे जो एग्रेशन था वही उस गाने की स्ट्रेंथ बन गई। यस। और ऐसे ही होता है यार, ये जिंदगी ना आपको ऐसी सिचुएशंस में ले आती है और फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी खड़ी कर देती है, सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म। वो एक डर से आप परफॉर्म करते हो, एक गुस्से से आप परफॉर्म करते हो। बट मुझे लगता है ऐसी जिंदगी ना सिर्फ एक आर्टिस्ट जी सकता है, क्योंकि ना जनरली एक जो नॉर्मल लाइफ होती है ना वो बहुत ही प्री प्लान सी होती है। इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये। आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है ना हम लोगों की, वो हम मतलब यार 21-22 22 घंटे तो हम लोग काम करते हैं स्टूडियो में, ये लोगों को मतलब पता ही नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, हम्म। टाइम का लेना देना नहीं। मतलब लोगों को ये लगता है कि आप कितने बजे उठते हो, क्या मतलब 4 बजे तो गाना गा के सोए रात, सुबह सुबह 12 बजे उठेंगे, फिर वापस दिन शुरू होगा। तो वो एक जोन होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रात को 12 बजे के बाद में एक सिंगर की आवाज बहुत कमाल के जोन में होती है। तो वो टाइम जोन बैठ गया था हमारा सचिन जिगर के साथ कि रात रात भर हम लोग बैठे रहते थे। 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, या 1 घंटा सो रहा है कोई। तो एज यू सेड के
22 घंटे 20 घंटे कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलते थे। एग्जैक्टली। बट ठीक है, अब जी अब तो चलो खैर, क्योंकि हम इंटरनेट पे आ चुके हैं, यूट्यूब है, तो लोगों को फिर भी अब पता है कि चीज़ें क्या हैं, लेकिन पहले तो पता ही नहीं होती थी। तो पहले भी ना, जो आपके फ्रेंड सर्कल के जो लोग होते हैं जो म्यूजिशियंस नहीं है, तो वो आपकी लाइफ को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हर समय स्टूडियो में होता है, 3 बजे कौन सी रिकॉर्डिंग होती है रात को। उनको समझ ही नहीं आ रही भाई, पूरी दुनिया रात को 3 बजे ही रिकॉर्डिंग कर रही है। अब रहमान साहब के पास अब चले जाओ, वो तो रात को ही काम करते थे, अभी उन्होंने आई थिंक शिफ्ट किया अपना रूटीन। बट हर म्यूजिशियन आई थिंक एक शांति होती है रात को, एक अलग माइंडसेट होता है। मैंने तो हमेशा सारी रिकॉर्डिंग हमने तो रात को ही की है, 2-2 ढाई ढाई बजे। और ये भाई तो क्या, अभी हम कावा कावा रिकॉर्ड कर रहे थे लखनऊ सेंट्रल फिल्म के लिए। तो रिकॉर्डिंग रूम में गए, भाई बोल रहे हैं यार ठंडा चिल्ड पानी मिलेगा। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा है, मैंने कहा जनरली लोग गर्म पानी मांगते हैं, मैंने कहा पक्का तेरे को ठंडा पानी चाहिए, चाय वाय तो नहीं चाहिए? कह रहे हैं नहीं चिल्ड पानी लियो। फिर अनुभव गया, फ्रिज से चिल्ड पानी लेके आया, ये चिल्ड पानी पी के भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है। कावा कावा कावा, मैंने कहा यार इसका भी कमाल ही है। खतरनाक, मतलब अ, वो होता है ना लाइफ में, आप सोचते हो कि कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मतलब अभी इस जोन में हूँ कि मैं रीमिक्सेस या उसके अगेंस्ट हूँ। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरी लाइफ में 2 ही बार अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है जहां मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कभी कुछ दोस्त होते हैं, कभी किसी के एहसान होते हैं, कभी कुछ होता है। तो बट फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि ये जो 2 गाने मुझे मिले, मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े होते होते आपके दिमाग में वो होता है कि काश ये मैंने गाया होता। तो ये काश ये मैंने गाया होता में ये दोनों गाने आते हैं, कामा कामा और अपना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जो अमित सर का मैंने फैन फन्ने खान में गाया। तो कामा कामा जब मिला था, ऑब्वियसली जो अरेंजमेंट उस टाइम पे हो रहा था, वो कितनी सारी चीजें उसके अंदर थी, वो ढोल और वो टेम्पो चेंज और ये सारे, मतलब अ, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रैक जाएगा कहाँ। और बाद में फाइनली जब गाना रिकॉर्ड हुआ और वो गाना जब आया और वो फरहान अख्तर के ऊपर आया, एंड देन इट ऑल मेड सेंस कि हाँ भाई, एक बैंड एक जेल के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिरिक कुमार पाजी ने चेंज किए थे, अंतरे की लिरिक्स, और बहुत बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। एंड अपार्ट फ्रॉम कामा कामा, हमने जितने भी जिंगल्स के लिए काम किया या जो भी हमने छोटा मोटा कभी कोई स्क्रैच गाया, कभी कोई वो किया, एंड आई वाज ऑलवेज अमेज्ड कि यार क्या म्यूजिशियन है ये लड़का, ये क्या कमाल का आदमी है, क्या क्या इसकी आवाज है। मेरी बहन तो अभी भी, मतलब उसको पता चला कि अब तुम्हारे साथ इंटरव्यू, बोले कि मेरे को अभी बहुत जेलेसी हो रही है कि तू अर्जुना के साथ बात की। एंड वो मतलब हम दोनों को ही बहुत सिमिलर टेस्ट है हमारा। तो जब भी तुम्हारी आवाज हम लोग सुनते हैं, बोले यार इसकी आवाज कितनी प्यारी है, कितनी अलग, कितनी, मतलब वो अभी जो जिंगल तुम्हारा एक हिट हुआ था, वो कैंसर वाला, जी हम्म। सिनेमा वाला, हम्म। वो आवाज सुनते ही अरे ये तो अर्जुना की आवाज, अरे ये तो अर्जुना की आवाज। सो या आई एम रियली ग्लैड कि हम लोग मिले लाइफ में और हम लोग साथ में काम किए। और कामा कावा अगेन, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है कि मैंने वो गाया है बट मेरे को मिला है, ये मेरे लिए बहुत नसीब वाली बात है। थैंक यू। नहीं यार ब्रो, ये तो बस सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। और हमारा कैसा होता ना, हम यार ये ना, म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी है कि ना बहुत ज्यादा रिलेशनशिप पे चलती है, मतलब दोस्ती यारी पे बहुत चलती है ये। तो जब बात हुई थी ना इस चीज की कि गाना कावा कावा करना है, तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा दिव्य ही गाएगा, ठीक है। और निखिल सर को मैंने बोला था, मैंने कहा दिव्य कुमार की आवाज सर ऐसी लगेगी ना इस पे, ठीक है। तो मैंने जब, और मुझे पता था, मैं सेल नहीं कर रहा था भाई, मुझे पता था कि गाना तेरी ही आवाज का ही है, क्योंकि हमने वो रीस्ट्रक्चर उस हिसाब से किया था कि उसमें वो चाहिए ही रस्टिक एलिमेंट था, चाहिए ही मेलोडिक और रस्टिक फील था। लेकिन वो बहुत मजा आया था बनाने में यार, मतलब लिटरली शूट 1.5 घंटे में शूट है वहां पे, कुछ कुछ चल रहा है, मतलब ठीक है, एंड में फरहान अख्तर सेट पे है, और मैं वहीं पे सेट के पास में एक स्टूडियो में फाइनल ढोल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। भाई जल्दी जल्दी बाउंस किया, 1 घंटे में लेके निकल, सरकार किधर है, गाना शूट होने वाला है। वहां मैं गया हूँ भाई जल्दी से, मैंने कहा हाँ, ढोल टेम्पो बढ़ा के, ऐसे भगदड़ मची हुई थी। शूट के 1 घंटे पहले फाइनल गाना दिया उनको, मतलब कोरियोग्राफी तो रेडी थी ऑब्वियसली, दे जस्ट वांटेड मोर एनर्जी। तो वो सब जाके दिया, मैंने देखा है, बस सो हैप्पी कि हाँ इस तरह से शूट हो रहा है। और ऑब्वियसली गाने में जो मेन फ्रंट पे जो आवाज होती है, वही उस गाने का मेन फेस होता है। बट इसी बात पे
गाने के जो फेस होता है, कमिंग टू द पॉइंट कि जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, चलो आजकल तो फिर भी खैर अवेयरनेस है, बट डू यू थिंक कि एक टाइम के बाद आके एक सिंगर म्यूजिक कंपोजर को ओवरशैडो कर जाता है? मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मुझे हमेशा मेरे करियर में मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आज मुझे 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, अब 2013 में पहला गाना हुआ था। अभी भी मुझे लगता है कि मैं नया ही हूँ, बिकॉज इतना ओवर एक्सपोजर मुझे नहीं मिला लाइफ में, एंड आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दैट ऑल्सो, कि मेरे को इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोजर, या मतलब क्या बोलते हैं, हर तीसरा गाना मेरा ही है, हर चौथा गाना मेरा ही है, हर दूसरा गाना मेरा ही है। आई थिंक उसकी वजह से वो जो पॉपुलैरिटी होती है, अगर आप देखो अरिजीत सिंह की जो पॉपुलैरिटी है, ऑफ कोर्स वो एक ओवरशैडो करने वाली पॉपुलैरिटी है, बिकॉज उसकी आवाज एक्चुअल में आप देखेंगे कि अम, जितने गाने उसके हिट है उतनी मूवीज हिट नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर मूवी हिट होती, अगर आपका कंटेंट हिट होता, तो सब बादशाह होते। लेकिन अगर वो एक चीज ही स्टैंड आउट हुई है कि गाना रह गया लोगों के दिमाग में, या वो गाना बजे जा रहा है और वो चले ही जा रहा है, एंड आई एम श्योर कि जितना हम्बल वो आदमी है, जितना ग्राउंड लेवल पे, जितना ग्रास रूट लेवल पे वो आदमी है, वो पॉपुलैरिटी उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब उसको और भी बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी मिलने वाला है। एंड आई थिंक ओवरशैडो, अगर आप म्यूजिक कंपोजर की बात कर रहे हो, तो वो एक टाइम था जहाँ पर वो एक एक फेज था जहाँ पर वो शोशा वाले जो वो होते थे ना, जो हम मेरा गाना मेरा गाना मेरा गाना, वो हम्बलनेस नहीं होती थी कि मेरा ये गाना आया है जिसका कंपोजर ये है, जिसके लिरिक्स इसने लिखे हैं, जिनके मुझे मौका मिला उनके लिए गाने का, वो मेरे अंदर कभी नहीं था। बट मैंने ऐसी लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं सिंगर्स के बीच में, ये मेरा गाना है, ये मेरा गाना है, ये मेरा गाना है, मतलब वो प्रमोट कर रहा है तो वो अपने आप के नाम को ही प्रमोट कर, हम्म। तो वो उस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो ओवरशैडो हो रहा है, या मतलब ये बहुत ज्यादा। तो वो ब्रैगर्स तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं ना भाई, वो तो हम उसका तो कोई कंट्रोल, वो सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम। तो हम उसको बदलने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार तू मेरे को वो करने की कोशिश कर रहा हम्म। है। आई थिंक जो हम्बल लोग हैं, जो जिनको पता है कि उसकी अहमियत क्या है उस गाने की, कि अगर कल को मैं अगर बोलूँ कि 10 साल मेरे इंडस्ट्री में हो गए, तो इश्क ज़ादे मेरा पहला गाना नहीं था। दैट वाज गुलराज सिंह का गाना, जिसने मुझे इश्क ज़ादे दिलाया। ऑब्वियसली वो पहला इतना बड़ा गाना नहीं था। मैं अगर आप देखो कि रिकग्निशन के हिसाब से 10 साल हो गए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी मेरी गुलराज सिंह थी। तो वो हम्बल, वो एक ग्रैटिट्यूड की बात है कि आपको वो चीज़ की एहसास है कि आपको वो उस लेवल पे पहुंचने के बाद में उस चीज़ की वैल्यू पता हो। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस, कंपोजर्स जो भी हैं, उनको वैल्यू नहीं पता शायद। उनको बस किसी का सपोर्ट मिल गया और वो बनाए रहे, जो भी हो वो बेच रहे हैं, मतलब वो आपको कान में बजा बजा के आप बेचे जा रहे हो। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी कनेक्टिविटी अच्छी है, जिनसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, वो लोग कभी ओवरशैडो करने वाले लोग हैं। ऐसी एक ब्रीड है, ऐसी एक कम्युनिटी है, या पता नहीं, ऐसी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमेशा देखते हैं कि हम ओवरशैडो करें किसी को। और मैं हाँ। अपने मेरे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ में मैंने शोज किए हैं। मैंने अमित त्रिवेदी सर हो गए, सचिन जिगर, अजय अतुल, और बहुत सारे ऐसे म्यूजिक कंपोजर हैं। बट कभी भी मेरा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उनके शो में मैं एक पार्ट हूँ। बाकी बहुत सारे सिंगर ऐसे आते हैं जो डिमांड्स रखते हैं कि भाई मेरे को तो ये अलग से एंट्री चाहिए, मेरा नाम अलग से अनाउंस हो, मेरा ये होगा। हम मेरे अंदर, हमारे अंदर वो कभी भी नहीं था। हम जॉनिता, हम लोग बहुत सारे लोग, हम लोग साथ में काम किए। हम ये सोचते हैं कि ये फेस है और हम इसका पार्ट है। तो आप भले ही प्लेबैक सिंगर हो, ऑडियंस भले ही आपको चिल्ला रही हवन करेंगे हवन करेंगे, लेकिन मैं वो नहीं गाऊंगा यहाँ पे, वो मेरा जगह नहीं, वो मेरी। सो ये सोच के अगर साथ कोई सिंगर आगे बढ़ता है तो वो कभी भी ओवरशैडो नहीं करेगा म्यूजिक में, बिकॉज वो उस अहमियत को जानता है कि इस बंदे ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी थी लाइफ में, जिसकी वजह से आप इतना बता पा रहे हो लोगों को कि हाँ ये मेरा गाना है, जो भी। सो
अभी तो मुझे नहीं लगता, जो हमारे अपने जनरेशन के जो म्यूजिशियन या सिंगर्स हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग इस माइंडसेट से होते हैं कि हमको ओवरशैडो करना। आई थिंक वो तो जब व्हेन योर नेम बिकम्स सो बिग, जैसे अरिजीत की बात कर रहे हैं, तो वो तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर का है, वो तो पूरी स्टार कास्ट को ही ओवरशैडो कर देता है। फिर वो गाना अरिजीत सिंह का होता है, फिर वो ना फिल्म देखते हैं लोग, ना वो कंपोजर देखते हैं। तो वो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेम, कितना लेवल का आपका हो जाता है। बट एज अ पर्सन अरिजीत इज वन ऑफ द मोस्ट सबसे जो हम्बल बंदा होता है, मोस्ट ग्राउंडेड। वो तो यार, वो तो फैक्ट है। और आई थिंक हम्बलनेस इज द की टू सक्सेस, क्योंकि उससे ना आप ग्राउंडेड रहते हो, उससे आप एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नजरिए से देख पाते हो। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ईगो ना एक पर्दा लगा देती है आपके आंखों के सामने। और वो जो यूर राइट के ग्रुप ऑफ पीपल है जो बीटिंग देयर ओन ड्रम ऑल द टाइम, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, टीम वर्क वाली फीलिंग नहीं होती उसमें। तो लॉन्ग रन में मैंने ऐसा हमेशा नोटिस किया कि वो लोग उस ग्रुप में ही रह जाते हैं, और वो उस ग्रुप में ही अपना बजाते रहते हैं डंका कि देखो मैंने किया, मैंने किया, और वो वहीं पे रह जाते हैं, वो कुएं का मेंढक बन के। तो दिस इज नाइस। बट यार, एक एक बहुत से लोग के जहन में सवाल होता है कि एक सिंगर जो होता है, पहली बात तो वो कमाता कैसे है, और वो कितना कमाता है। तो मेरे से बहुत लोग पूछते थे, यार ये आपने इससे गाना गवाया, आपने कितने पैसे दिए? तो मैं बोलता था, यार उसने पैसे नहीं लिए मुझसे, तो फ्री में गा दिया उसने। मैंने कहा हाँ, अब मैं दूंगा भी तब भी। जैसे अरिजीत ने भी मेरे से पैसे नहीं लिए पहली बार में, जब मैंने T2MB का गाना कराया था उससे, ओ सुनिए। तो मैंने खुद भाई वो इतने कम पैसों में गाना बनाया था कि मेरे पास ना मिक्सिंग के पैसे नहीं बचे थे। तो मैंने 45,000 निकाले थे अरिजीत के लिए। मैंने कहा भाई ये आप ले लो। उसने कहा कि, उसने मेरे से पूछा आपको कितने मिले हैं एज अ कंपोजर, क्योंकि मेरा दोस्त था वो। तो मैंने कहा कि मेरे को इतने मिले हैं। वो कह रहा भाई मेरे को ना पैसे मत दो, ठीक है, आई डोंट नीड मनी, ये आप अच्छे से मिक्सिंग कराओ, प्रॉपर प्रोडक्शन पे पैसा खर्चो। दैट वाज क्योंकि मेरा फर्स्ट सॉन्ग था वो। तब मेरे को लगा कि यार ये कितना अच्छा जेस्चर था कि तो भाई गाने पे लगा पैसे, मुझे मत दे। सिमिलरली लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि सिंगर्स कभी कभी फ्री में भी गा देते हैं, या फिर 50,000 में भी गा देते हैं, या 1 लाख में भी गा देते हैं। लोगों के दिमाग में ऐसी सी फिगर्स हैं कि यार सोनू निगम तो 25 लाख रुपए लेता होगा गाने के। तो इसके बारे में व्हाट इज योर एक इनसाइट दो लोगों को। इनसाइट तो क्या ही दूं, मतलब आज के इस दौर में तो पैसा, मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट मनी, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो लोग चलकर मुझे बोलेंगे अरे तूने ये काम किया। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग होते हैं जिन जो आपके काम को अहमियत देके दे अपने आप वो लोग आपको पैसा देते हैं, भले वो कोई भी अमाउंट हो। आई आई डोंट मतलब डिमांड नहीं करते हैं। आई आई थिंक 90s के जो सिंगर्स थे उन्होंने अपने आपका एक नाम बनाने के बाद में दे स्टार्टेड चार्जिंग। अब ये होता है ना कि एक एक अमाउंट आप कब बनाते हो कि आप इजीली अप्रोचेबल ना हो, नहीं तो आपको सारी चीजें गानी पड़ेंगी ना। आप ऐसी ऐसी चीजें भी आती हैं आपको जो आप नहीं गा सकते हो, या आपको मतलब ये आपका जॉनर ही नहीं है, वो फलाना आदमी बस नाम के चक्कर में आपसे गवाना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अमाउंट आप डिसाइड करते हो कि भाई गाना इतना ग्रेट नहीं है, अगर आप चाहते हो मैं अपना टाइम दूं तो इतना पैसा आप मुझे दो। टाइम का ही तो पैसा होता है। एक टैलेंट, तो चलो आपने टैलेंट देख के फोन किया, लेकिन वो आके आपके लिए 3-4 घंटे आपको देगा। उस चीज की रिस्पेक्ट होती है वो पैसा। उसमें ये नहीं है कि मैं 25 लाख लेता हूँ, मैं 5 लाख लेता हूँ, या मैं 10,000 में भी गा रहा हूँ या 25,000 में। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए नए लोग होते हैं जिनके पास नहीं होता बजट, बट वो सामने से बोलते हैं कि सर आप कितना चार्ज करें। तो हम एक एक्स अमाउंट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारा इतना बजट नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली वो गाना पसंद है तो आप उस बजट में कर लो जो वो लोग करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। तो आप एक तरीके से किसी को हेल्प ही कर रहे हो। या बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है कि भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं गा दूंगा तेरा गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अगर कोई गाना आपको जेन्युइनली नहीं पसंद है एंड देन यू आस्क फॉर अ एक्स अमाउंट, के भाई ये अमाउंट सुन के ये मना कर देगा, लेकिन वो सामने वाला बोलता है हाँ सर डन, तो फिर आप क्या ही करोगे? फिर आपको वो गाना ही पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें भी बहुत बार होती है। तो अभी तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि मतलब एक नाम तो अपन ऑब्वियसली नहीं ले सकते हैं, बट एक एक ऐसी बहस मेरी किसी के साथ हो गई थी, एंड आई जेन्युइनली
कमर्शियलाइजेशन के लिए मैं नहीं करता प्लेबैक सिंगिंग कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, बिकॉज़ अब वो ज़माना नहीं रहा। आज लोग गाने आ रहे हैं, इसी में बहुत खुश हैं एंड हैं एक रिस्पेक्टफुल लोग हैं जो जिनका नाम है, जिनको लोग बुलाना चाहते हैं, वो एक एक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। हमारे भी एक एक्स अमाउंट होता है, हम कोट करते हैं, बट वो सामने वाला अगर नहीं दे पाता है तो बोले सर नहीं होगा, या आपको करना है, आपको अच्छा लगा तो आप करो। बट ऐसा कोई फिक्स लेवल नहीं है कि आप इस ब्रैकेट में ही है या उस ब्रैकेट में ही है या इतना ही चार्ज करते हैं। वो एक हमेशा एक फ्लक्चुएशन होती है, एक नेगोशिएशन पार्ट होता ही है उस चीज़ का। और आज जेन्युइनली बहुत बिकॉज़ आप लेबल्स के साथ साइन्ड होते हो, आप एक पर्टिकुलर लेबल के साथ ही काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर साइन करके बुला दिया गया है कि आप हमारे जो भी गाने होंगे पहले हमारे सिंगर्स गाएँगे। वो इनसिक्योरिटी एक जो नॉन साइंड सिंगर्स हैं उनके अंदर होती है, या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने किसी के साथ साइन नहीं किया। मैं अपना एक सीधा रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे उसी रास्ते पे चलना है। मुझे किसी के लोभ में या भाई तुमको हम 5 गाने देंगे, आपका ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना, उसके बाद में आप पैसा दो उनको आपकी कमाई का, तो ये मेरे तो मतलब दिमाग से बाहर है। बट होते हैं कुछ लोग इनसिक्योर्ड, या जिनको अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, या जो लोग सोचते हैं कि यार ये गाना अगर मिल गया तो मैं तो इससे करूँ, और ये परसेप्शन लेबल्स का है। सिंगर तो शो से कमाता है, उसको हम रिकॉर्डिंग के पैसे क्यों दें? मैं बोला भाई मेरे हिसाब से अगर सिंगर शो से कमाता है तो एक्टर सिर्फ मूवीज से थोड़ी कमाता है, या एक प्रोड्यूसर सिर्फ फिल्म बनाने से थोड़ी कमाता है, या आप सिर्फ एक म्यूजिक लेबल थोड़ी हो। आपने भी तो 4 अलग-अलग चीज़ें शुरू की है ना, जहाँ से आपको 50 करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो आप भी खाली प्रोड्यूसर बनो, या आप सिर्फ म्यूजिक लेबल बन के रहो, या आप सिर्फ एक्टर बन के रहो। आप मत घुसो गाने में भी, या ऐड मत करो। क्यों आप ये सारी चीज़ें करते हो? तो एक सिंगर अगर शो से कमा रहा है, तो ये सारी दुनिया की आँखों में आ रहा है कि भाई सिंगर तो शो में पैसा कमाता है। अब उसको थोड़ी पता कि भाई शो के अंदर भी तो कॉम्पिटिशन है। इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो ब्रैकेट, वो मार्केट सस्टेन रखना कि आप एक एक्स अमाउंट चार्ज करते हो शो के अंदर, वो आपके टैलेंट पे, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है कि आपको लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या आपकी गायकी है या जो भी है। शोशा है, बहुत सारे प्लस वन पे भी करते हैं। बस उनका नाम होता है, इसकी वजह से बहुत सारा मोटा-मोटा पैसा वो लोग लेकर जाते हैं, बट उसमें सस्टेन करना ही तो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप प्लस बोलते प्लस हो वन समझा देना एक बार बिफोर यू कंटिन्यू फर्दर विद मतलब दिस। जो गाना ओरिजिनल होता है वो ऑडियो सीडी के जैसे बजता है, और उसपे सिंगर सिर्फ लिप सिंकिंग करता है, सिर्फ मुंह हिलाता है। उसको प्लस वन बोलते हैं तो हम ये लोग। एक्चुअल में होता है, ठीक है। जो कुछ कुछ ऐसे बड़े आर्टिस्ट भी हैं जो मतलब 50 लाख रुपए शो का ले रहे हैं, लेकिन वो जब आते हैं स्टेज पे तो उनका माइक ऑफ होता है, पीछे एक्चुअल गाना चल रहा होता है और वो लिप सिंक करके हाय जंप वंप करके निकल जाते हैं। तो हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ये एक प्रोपेगेंडा का शिकार लोग होते हैं, हम्म। वो अलग चीज है। तो बस मेरा हमेशा यही रहता था, और ये जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये भी एक इस्टेब्लिश नाम या जो भी लेबल जो भी है, आपने मुझे एक गाना गाने के लिए बोला, दोस्ती यारी में हमने गाया, और मेरा हमेशा ये होता था कि म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्ट अप्रोच करे, तो मेरे लिए वो ज्यादा कनेक्शन वाली बात होती। आपने मैनेजर से कॉल करवाया कि भाई ये गाना है, दिव्या भाई को गवाना है, ये करना है। मैंने सुना कि भाई ये रीमिक्स ना हो। मैंने फिर वो गाया गाया उसके बाद में दे वांटेड मी टू डू अनदर वर्जन कि भाई इसका एक एकॉस्टिक वर्जन है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड में सर एक आलाप भी है इस गाने का, वो भी कर दी। मैंने बोला भाई अब जो इतना काम किया है उसके पैसे की क्या बात है? तो मैनेजर टू मैनेजर चल रहा है, मेरा मैनेजर और वो मैनेजर। तो सामने वाला बंदा ये बोल रहा है कि भाई सिंगर को हम थोड़ी पैसा देते। तो मैंने बोला क्यों नहीं देते, या मतलब सिंगर को पैसा नहीं देते इसका रीजन क्या है? बोले उनको तो गाना मिल रहा है ना। मैंने बोला मेरे को ये गाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं ये गाना गाऊं तो आप मुझे इतना अमाउंट में चार्ज करता हूँ, इतना पैसा आप मुझे दे दीजिए। बाकी मुझे ये गाने की जरूरत नहीं है कि आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मेरा करियर बन जाएगा या वापस ऊपर आ जाएगा या ये हो जाएगा बहुत बड़ा। मतलब गाना बड़ा छोटा भी छोड़ो, एक प्रोफेशनलिज्म की बात है। अगर आपने अप्रोच किया है थ्रू समवन, तो आप वो कमर्शियल चीजें एक्सपेक्ट जो होती है वो चीजें को बात तो करें कि भाई पहले बता दें कि भाई ये गाना है,
हम इसमें पैसा नहीं दे सकते, तो आप समझ सकते हो। तो आपका वो डिसीजन होगा कि आपको करना है कि नहीं करना। आपने सीधा गाना भेजा, हमने गा दिया, सब कुछ करके उसके बाद आप ये डिस्कस करो कि हमारे लिए सिंगर्स आते हैं वो लोग पैसे नहीं लेते, मतलब उनको जरूरत होगी भाई, मुझे नहीं है, तो आप ये अमाउंट आप मुझे दे। बोला हमारे तो सिंगर का कॉन्ट्रैक्ट 1100 रुपये का होता है। मैंने बोला 1100 भी तो बता, 1100 तो दे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। मैंने कहा वो भी नहीं 1100, आता। हाँ, तो मतलब मैं 1100 रुपया भी तो बताना चाहिए था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट 1100 का ही है, गाना गाना है क्या कि नहीं गाना है। मतलब चलो 1100 तो 1100 गुड लक के हिसाब से लेके गाना गा देंगे भाई, दोस्ती यारी में कोई बात नहीं। बट आपने बताया ही नहीं, आपने ये अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो पैसा लेगा ही नहीं मेरे से, तो मैं क्या बात नहीं, गाना दे दिया, गाना गा दिया, अरे चलो हो गया। और ये हमेशा ना एंड मोमेंट वाली चीजें होती हैं कि आप फंसे हुए हैं भाई, प्लीज बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, और उसमें आप बोलते हो कि भाई सिंगर को तो हम पैसा नहीं देते। पता क्या बोला हुआ ये, डिसाइड करूंगा ना कि मेरे उसने को ना लेना है कि नहीं उसने लेना तेरा है। गाना सीरियस ले लिया, हवन करेंगे हवन करेंगे। उसने कहा हवन कर लिए, ये लो भैया सगन और निकलो। बट मैं उस टाइम पे मुझे बहुत चिढ़ मची थी, एंड देन इतना भसड़ होने के बाद में मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं देनी आवाज, उसको बोलो मेरे को मेरी आवाज निकाल दे, रिप्लेस कर। फिर मुझे म्यूजिक कंपोजर का मैसेज आया, भाई सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वो फलाना ठिकाना। मतलब भाई इट्स ओके, बट आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई चीज हो ना तो पहले बता दिया करना कि नहीं है या इतना ही है, तो मैं डिसीजन ले पाऊँ कि मुझे करना है कि नहीं करना। और मुझे नहीं, जेन्युइनली आई थिंक अब उस स्टेज पे मैं हूँ कि मैं अ, उस मैं नहीं हूँ कि भाई ये तो मुझे चाहिए ही, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे स्पेस में म्यूजिकली, या जिन लोगों के साथ में भी मैं काम कर रहा हूँ, या एड में जिनके साथ में काम कर रहा हूँ, या म्यूजिक कंपोजर्स बॉलीवुड में या इंडिपेंडेंट में जिसके साथ में भी काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे स्पेस में हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो बेकार में मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के क्यों किसी के लिए काम कर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी की कमी है या मुझे अभी ये गाने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं भाई वो अपने टाइम पे आएगा अगर वो आना हुआ। मैं उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहा, मैं अब बहुत अच्छे स्पेस में, मैं बस म्यूजिक मेकिंग, म्यूजिक कंपोज, म्यूजिक बना रहे हैं लोग, मुझे गवा रहे हैं, उसी में खुश हूँ। भले वो गाना बड़ा ना हो या छोटा हो या किसी का भी हो। तो और आज मैं सीरियसली बताऊं, मैं अभी नए नए लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, अनुराग साइकिया हो गए, नीलोत्पल बोरा हो गया, और एक मैंने वेब सीरीज अभी की थी डर्टी माइंड्स, उसमें भी मैंने गाना गाया। तो वो लोग का अप्रोच करने का तरीका इतना डिफरेंट है, वो पहले आपसे पूछते हैं कि भाई कितना चार्ज करें, आप उसको बताते हो, देन दे नेगोशिएट थोड़ा बहुत जो भी होता है। इसके बाद उनका प्रोफेशनलिज्म देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो मतलब हमने बोला भी नहीं कि भाई हमको पैसा चाहिए। जैसे इनके दोनों के लिए, अनुराग और इनके लिए गाया मैंने, तो वो लोग बोले भाई इसका बाकी मिला, अरे भाई तुम टेंशन मत लो, अपन जब भी होगा दे देना, बट नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज यू आर अ जेन्युइन म्यूजिशियन। क्या आपने वो रिस्पेक्ट तो दिखाई कि हाँ भाई इसका हम लोग को करना है कुछ ना कुछ, तो आप सोचते हो कि हाँ भाई चलो अच्छा। उसका तो म्यूजिक भी इतना अच्छा है कि भाई आप सुनते हो बोलते हो अरे यार कमाल का म्यूजिक है ये, इसका अच्छा म्यूजिशियन आदमी। सो ये सारी चीजें हैं। और बाकी जो वो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं ना, जो उनको जिनको लगता है कि हम अज्यूम करके भाई ये तो हमारे लिए कर ही देगा, हम्म। वो अब नहीं है भाई। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली जिन जिन लोगों का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनके लिए तो मैं हमेशा 24 आवर मैं रेडी हूँ कुछ भी करने के लिए। बट यस, तो जो जो ऐसे लोग हैं ना जिनसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये लोग मेरी जिंदगी में ना आए तो ही बेहतर है, तो उनसे तो भाई ना हो पाएगा। तो वो बिल्कुल। बट अनुराग की आपने बात की तो अभी रिसेंटली आपकी आवाज सुननी सुनी गई है उस बहुत ही कमाल के जो शो में, पंचायत में। हम्म, बहुत अच्छा शो है यार वो, और बहुत कमाल का म्यूजिक हुआ है उसका। हम्म, तो टेल मी अबाउट दैट, कैसे वो गाना हुआ, एंड टेल मी समथिंग अबाउट अनुराग। अनुराग के साथ भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे बहुत हम्म। जल्द। बट पहले समझते हैं कैसा गाना था, किस तरह से हुआ, और व्हाट वाज द ब्रीफ। पंचायत एक्चुअली टीबीएफ का मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ, तो टीबीएफ का जो भी कंटेंट आता है, मतलब मैं बहुत दिल से उसको देखता हूँ, और बहुत ही मतलब मेरे को लगता है इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंटेंट मेकिंग प्रोडक्शन हाउस है। और जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही यू नो सटल तरीके से बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल जाते हैं। एंड पंचायत अगेन
मेरा एक फेवरेट वेब सीरीज है जो मैंने फर्स्ट सीजन देखा था, और मुझे मतलब मैं वेट ही कर रहा था कि सेकंड सीजन आएगा। बट देन मेरे ब्रदर इन लॉ हैं एक, जो रेडियो सिटी में काम करते थे, एंड ही ऑल्सो राइट्स। तो वो उन्होंने लिरिक्स लिखना शुरू किया था। हम मेरे लिए स्क्रैचेस लिखते हैं, मेरे भाइयों के लिए, किसी के लिए लिख दिया। ऐसे करते करते उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, एंड नीलोत्पल के साथ में पहली बार मैंने टीवीएफ के लिए नहीं, टीवीएफ के लिए नहीं, सॉरी, नीलोत्पल के नहीं, अनुराग के साथ में ही, अविनाश को अपॉर्चुनिटी मिली टू राइट फॉर पंचायत सीजन 2। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके लिए भी थी। और ये लोग गाने बना रहे थे, एंड फिर ये गाना जब सिचुएशन मिली कि ये सीन है, उसमें वो जब गाना बना तो अनुराग ने अविनाश से पूछा कि दिव्या भाई से कब आते हैं, तो बोला अरे बहुत अच्छा लगेगा। सो देन दे अप्रोच्ड मी, और आजू बाजू में ही स्टूडियो है। तो मैं रात को एक दिन गया 2-3 बजे, और मैंने गाया, और मजा आया मुझे गाते हुए। और मैं वेट ही कर रहा था कि भाई पंचायत कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। और बहुत अच्छे गाने उसके हुए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर अविनाश ऑल्सो, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, कि उन्होंने इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस जो ओटीटी के वेब शोज के बहुत पायनियर लोग हैं टीवीएफ वाले, उनके लिए उसको मौका मिला। एंड इज नहीं, अब वो और भी बहुत सारी सीरीज नीलोत्पल के साथ भी कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ कर रहे हैं। सो फॉर वर्किंग फॉर टीवीएफ मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू ही है। मेरे हिसाब से जो बॉलीवुड में यशराज है, वो वेब शोज का टीवीएफ है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड मैं जेन्युइनली बताऊं, ये पूरी टीम इतने सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज इनके लोग इतने हम्बल हैं। इनके लोगों को पता ही नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं इनकी स्क्रीनिंग पे मुझे इनवाइट किया गया था। जो दीपक कुमार मिश्रा जो डायरेक्टर हैं, एक तो पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं है डायरेक्टर कौन है। अगर आप उसका फेस देखोगे तो आपको लगा अरे यार ये तो वो एक्टर है, अरे ये तो इसमें आया था, अरे ये बहुत कमाल का है। फिर आपको लगना अरे साला ये डायरेक्टर है, ये टीवीएफ को चला रहे हैं, ये लोग हैं। अरुणाब कुमार जो प्रोड्यूसर हैं, टीवीएफ के जो मेन हेड हैं, उनको आप देखोगे तो अरे यार ये तो ये वेब सीरीज में थे। मतलब जो काम कर रहे हैं लोग, जो राइटिंग कर रहे हैं, जो एडिटर है, या जो भी प्रीवियस के लोग जो काम कर रहे हैं, वही एक्टर्स भी हैं। आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी। अब किसी बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि सुमित व्यास इज एक्चुअली राइटिंग रूममेट्स और ट्रिपलिंग्स। वो राइटर भी हैं उन सीरीज के। तो इतने हम्बल लोग भाई, मतलब क्या बताऊं। मैं गया उस दिन, और इतने अच्छे से वो लोग मिले, और 3 एपिसोड्स हमको वहां पर दिखाए थे पंचायत 2 के। और दीपक कुमार मिश्रा ऐसे घूम रहे हैं, और वो मतलब बहुत ही चिल्ड लोग हैं। और मुझे पता है कि यार ऐसे ही लोग होते हैं जो सच में अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है कि चश्मा पहन के, सूट पहन के गाड़ी में से उतर रहे हैं और बता रहे हैं भाई हम ये हैं वो। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्या करता है। सब एक दूसरे में घुसे हुए हैं, और सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस देखकर। और आई एम श्योर टीवीएफ बहुत जल्द, मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज में भी आने चाहिए, ताकि वो एक एक अलग एक्सपेक्ट पूरी दुनिया के लिए लेकर आए। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऑफ कोर्स अनुराग एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत कमाल के उन्होंने गाने किए हैं। और अभी उनकी अनुभव सर की फिल्म भी उन्होंने थप्पड़ भी की थी, है उसमें गाना था। अब अनेक भी इज डूइंग। और बहुत अच्छा म्यूजिशियन, बहुत वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल म्यूजिशियन मुझे ऐसा लगता है। एंड या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अब और सीरीज भी मैंने कल रात को ही मतलब पूरी देखी है, और मुझे बहुत मजा आया। एंड वेट कर रहे हैं कि थर्ड सीजन कब आएगा। फिर सभी का वही इंतजार है अब। मेरे लिए हाईलाइट पता क्या था? ऑब्वियसली सब कुछ, म्यूजिक तो बहुत अच्छा है ही, मुझे लास्ट एपिसोड में सारे जहां से अच्छा का जो स्कोर में यूज किया ना, वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि बंदा मजबूर हो जाएगा रोने पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज कमेंडेबल। वो सुना मैंने, और ना मुझे हालांकि पता था कि अनुराग का म्यूजिक है। मैंने फिर से कंफर्म किया कि ये एक बार फिर से आई वांट स्टिल फिर से आई वांट टू रीड हिज नेम। हम्म, तो ये भी एक मतलब मुझे पता है कि बहुत एफर्ट लगता है इस तरह का काम करने में, कि लोग मजबूर हो जाएं देखने में कि यार किसने बनाया ये म्यूजिक, कौन है ये? ठीक है। लेकिन दिस इज कमेंडेबल। उनके उससे भी बात करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि हाउ ही केम अप विद द स्कोर एंड एवरीथिंग। और दिव्या कुमार ने ही मेरी उनसे एक फिक्स कर दिया मीटिंग की भैया अर्जुना के साथ एक बार आप भी थोड़ा आके थोड़ा वार्तालाप हो जाए। बट भाई मजा आ गया बात करके। एक कोई अगर टिप देना हो, जो आजकल तो खैर डिजिटल मीडियम आ चुका है, ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि आप अपना म्यूजिक निकाल के डालो,
जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड पे आपको डिपेंड होना है। तो नए सिंगर्स के लिए, नए म्यूजिशियंस के लिए व्हाट इज द टिप? क्या आप एक सजेशन दे सकते हैं उनको? जो ये डिजिटल मीडियम पे तो मैं बहुत ही नौसिखा आदमी हूँ। मतलब मैं अभी तक भी इसके अंदर पूरी तरह से घुस नहीं पाया हूँ। बट फॉर म्यूजिशियंस जो कंटेंट डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया पे अगर आप डाल रहे हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट कितना जेन्युइन है और कितना अच्छा है। बिकॉज हमारे लिए तो वही है ना कि हम कोई भी गाना बनाएंगे, हमारे लिए तो बेस्ट ही होता है कि भाई ये तो बहुत कमाल का गाना है, ये तो हिट हो जाएगा। और गाना हिट होगा नहीं होगा ये किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। ये बस एक टाइम और एक लक की बात होती है कि भाई यार गाना आया, किसी को अच्छा लग गया, किसी को नहीं लगा, किसी ने इतना रेज बना दिया उस गाने को। एंड अभी जो रेज बन रहे हैं गाने, आई थिंक वो बहुत ही मीडियोकर रेंज के गाने हैं जिसको रेज बनाया जा रहा है। एंड जो बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक हैं जो लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहे। तो आई थिंक ये एक लड़ाई है डिजिटल मीडियम में, जो जो एल्गोरिदम की और जो नंबर्स की एक जो होड़ मची है ना, इससे दूर होके खाली आप म्यूजिक बनाने का काम करोगे ना, तो आप ज्यादा सुखी रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि अरे इसका यार अभी तो म्यूजिक सीखा था, अब ये भी सीखना पड़ेगा, वो वाली बात हो गई। ये बात है कि टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए, बट म्यूजिक इज द मेन कोर जो आपको आगे लेके जाना है। एंड बस ये नंबर गेम्स और ये जो चीज़ें हैं ना, वो अपने आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी आगे जाके, अगर आप कंटिन्यूसली 6 साल 8 साल जैसे प्रतीक कुहाड़ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो अपनी एक ऑडियंस उन्होंने बनाई है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो यूट्यूब पर अपना एक ऑडियंस बना चुके हैं और जिनको वहां से बॉलीवुड में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग। ये मत सोचना कि भाई इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट हर चीज के लिए एक टाइम देना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसी एक जर्नी है कि एक रात में भी कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है 10 साल की रातों वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप मेहनत करते गए तो वो मिलेगा जरूर, मुझे इतना पता है। सो बस काम करते रहो और अपना कंटेंट अच्छा बनाते रहो और डालते रहो और पेशेंस रखो, दैट्स इट। सही बात है। तो ये तो आपने सुना ही होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब लोगों को मैं बता दूं कि बॉलीवुड में क्या, किसी भी आप किसी भी मीडिया इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो लोगों को लगता है यार रातों रात स्टार बन गया। तो ये बात फैक्ट है, लोग रातों रात स्टार बनते हैं, लेकिन वो एक रात ना 10 साल बाद भी आ सकती है, 4 साल बाद भी आ सकती है, और 12 साल बाद भी आ सकती है, और हो सकता है कभी ना आए। तो उस माइंडसेट से आपको जाना पड़ेगा कि वो रातों रात स्टार तो बनते हैं लोग, क्योंकि आपको पीछे की स्टोरी नहीं पता। आप सिर्फ वो एक दिन विटनेस करे हो जिस दिन वो पॉप आउट हो गया, ठीक है, कि अचानक से गाना आ गया। लेकिन अब आप सोचो, अभी मेरा गाना जो छोटे छोटे गल था, वो इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अपार शक्ति ने उसका वर्जन बनाया, अपार शक्ति खुराना ने। अब मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ये देखो आपका गाना हिट, आपका ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आपका ट्रेंड। मैंने कहा भाई ये गाना 2 साल पहले फिल्म में आया था, बट इस गाने का वक्त तब आया है। बहुत सारी चीजें उससे तो होता है, ये होता है सीन है। बहुत सारे। अ, अभी मुझे लगता है ये गाना एंजल आइज गाना अभी ट्रेंड हुआ था शायद, तो वो राघव यूके में शायद, पता नहीं, वहां से उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि इतने सालों के बाद अब वापस ये गाना ट्रेंड में हुआ। तो एक चीज ये अच्छी भी है कि बहुत सारे पुराने गानों को ट्रेंड बना के लेकर आ रहे हैं, जैसे जिससे आर्टिस्ट रिवाइव हो जाता है कि अरे भाई ये तो मेरा गाना ट्रेंड हो रहा है। हम्म। बट है भाई, उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट यही है कि उस एल्गोरिदम के चक्कर में ना फंसे, जो आपका मेन फोटे है म्यूजिक, उसको कंटिन्यू रखें, दैट्स यस, एब्सोल्युटली। तो भाई सही है यार, मजा आ गया बात करके। ये बेसिकली इट। हम लोगों ने जो चीज रिकॉर्ड की ना, ये हमारी एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन है। ये मतलब हाँ, इट वाज नॉट लाइक एन इंटरव्यू, क्योंकि हम जब दोस्त बंधु से बात करते हैं ना, तो फिर थोड़ी लंबी हो जाती है बात। और इतने अरसे बाद बात हो रही थी, तो थोड़ा लंबा होना जाहिर, मतलब इसका बहुत जाहिर सी बात थी इस एपिसोड का। तो लेकिन जाने से पहले एक आपके कोई किसी भी फेवरेट सॉन्ग के 2 लाइंस गुनगुना दो। कोई भी चलेगा ना। कुछ भी भाई। रफी साहब का गाना गाता हूँ भाई, बहुत मेरे मतलब प्यारे गाने उनके। तो तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे,
जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ओए ओए Right? भाई, पता क्या है, ये ना बड़ा अलग ही कॉम्बिनेशन है कि रस्टिक आवाज में मेलोडी भी पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, तो पॉसिबल कमाल है है। यार, हैट्स ऑफ टू यू मैन, अमेजिंग। एंड आई होप कि बहुत सारे लोग आपकी इस जर्नी को देख के इससे इंस्पिरेशन लेंगे, और इससे दे एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेटिव पार्ट्स ऑफ दिस एंड दे अप्लाई इट टू देयर लाइव्स, और हो सकता है दे माइट आल्सो एंड अप बिकम लाइक यू वन डे, है ना? तो थैंक थैंक यू सो मच भाई, मेरे भाई, फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड सी यू सून। बहुत जल्द मिलते हैं एक बार यू। फिर से, जब मैं बॉम्बे आऊंगा ना, एक बार बैठ के पॉडकास्ट करेंगे साथ में। तो मेरे को तेरे बेटे को भी पकड़ के झुंझोलना है जरा। अरे वो तेरे को कर देगा ऐसे भाई, वो बहुत तेज चीज हो गया अभी। अच्छा। वो ना ऐसे दिखता है, हम्म, वो मतलब पहले नया बंदा आता ना कोई, मतलब शैतानी, मिलवाऊंगा एक बार अभी, थोड़ा जब सीन बनेगा ना इंडिया आने का, तो फिर मजे आएंगे, फिर तो सबसे मिलवाना ही है एक एक। बट एनीवे, आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और सी यू मेरे भाई।